गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का था उसमें हमने लास्ट वीडियो में जो है मैंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाया था। आज जो है मैं नेक्स्ट पार्ट को लेके जा रही हूँ क्लास में, दैट इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल पे बेस्ड होती हैं। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी वो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो एग्रीकल्चर फिर जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो एज अ रॉ मटेरियल था। जैसे कॉटन उनके लिए रॉ मटेरियल था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन जो है रॉ मटेरियल है। और शुगर केन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। मतलब आप जो है उसको उगा रहे हो, एग्रीकल्चर का वो पार्ट है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पे बेस होती हैं, industries that use minerals and metals as raw material, they are called mineral based industries। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और जो हमारा जो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 74 और 75 है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, दीज आर नॉट इन अवर कोर्स। तो हम इस वीडियो में सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में या आईटीई इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली जो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। बेसिक इंडस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। क्योंकि देखिए दूसरी इंडस्ट्रीज में, हर एक इंडस्ट्री में जो है मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। अब मशीनरी का प्रोडक्शन कहां पर होगा, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को जो है बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। मशीनरी चाहिए उनको, और मशीनरी किससे बन रही है, वो आयरन से बन रही है। इसलिए वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर बेस्ड है, बेसिक इंडस्ट्री है वो, ठीक है। और स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। स्टील जो होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन का भी प्रोडक्शन होगा और स्टील का भी प्रोडक्शन होगा। और स्टील कहां पर यूज हो रहा है, स्टील जो है सारी इंजीनियरिंग गुड्स में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आपको बनाना है, डिफेंस के लिए सामान चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, या और भी जो कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, इन सब में स्टील का जो है नीड होता है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है बेसिकली आयरन को प्रोड्यूस करती है और स्टील को प्रोड्यूस करती है। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और आउटपुट भी जो उनका है, जो फिनिश्ड गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी हैवी होता है, वो हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो सारी इंडस्ट्रीज चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो, दे ऑल डिपेंड ऑन द मशीनरी। और मशीनरी किससे बनेगी, आयरन से बनेगी। इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। Production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. Very important point कि किसी भी देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है स्टील का और उस स्टील का कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो दर्शाता है कि उस देश में कितना विकास किया जा रहा है। इट इज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स दोनों हैवी और बल्की होते हैं, ठीक है। उनमें हायर हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। इज दैट क्लियर? आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ, देखिए जैसे 4 हिस्से आयरन ओर के लगेंगे, 2 हिस्से जो है कोकिंग कोल के लगेंगे और 1 हिस्सा लाइमस्टोन, उससे जो है आयरन की प्रोडक्शन हो रही है। और हम जो है कुछ क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज, अगर हमने जो स्टील का जो उत्पादन हो गया, अब जैसे उसको हमने हार्डन करना है तो हमें जो है कुछ मैग्नीज की क्वांटिटी भी उसमें डालनी पड़ेगी। एक्चुअली में बनता कैसे है आयरन, देखिए हम जो है कैसे मैन्युफैक्चर होता है स्टील का। हम सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आते हैं,
जमीन में से तो एज इट इज निकलता नहीं है आयरन, या स्टील अगर मुझे चाहिए बनाना है तो वो आयरन से बनता है, तो एज इट इज जमीन से तो निकलेगा नहीं, ओर की फॉर्म में निकलेगा जिसमें काफी इम्प्योरिटीज होंगी। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल प्लांट में लाया गया, फिर उस आयरन ओर को मेल्ट किया गया, उसमें लाइमस्टोन को मिलाया गया, फिर स्लैग रिमूव करा गया, और हमने ये सारा प्रोसेस जो ब्लास्ट फर्नेस है ये कैसे करा, हमने जो है उसको आग लगाने के लिए हमें जो है कोल की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद जो मोटर, जो हमारा पिघला हुआ जो आयरन है उसको हमने किस में पोर कर लिया, मोल्ड्स में पोर कर दिया, जिसे हम पिग्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको फिर हमने प्योरीफाई करा, मैग्नीज ऐड करा, और उसके बाद स्टील बन गया। अब जब स्टील बन गया तो मैंने उसको, चाहे मैं रोल की फॉर्म में दूं, चाहे मैं उसकी शीट्स बनाऊं, किसी भी शेप में मैं उसको दे सकती हूँ। एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इज इट क्लियर? अब ये मैंने अभी आपको बताया कि कितनी देश में प्रोडक्शन होती है आयरन की, और कितना जो है उसका कंजम्पशन है स्टील का। स्टील जो है वो आयरन से ही बनता है, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है स्टील का और कितना कंजम्पशन हो रहा है स्टील का, ये कंट्री की डेवलपमेंट को दर्शाता है। ठीक है, अब इन 2016 विद 95.6 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया का जो रैंक था वो थर्ड था, और हमारा देश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। आई विल शो द पिक्चर ऑफ स्पॉन्ज आयरन लेटर ऑन। इन 2016 जो हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन थी स्टील की, वो वाज ओनली अराउंड 63 केजी पर एनम, लेकिन वर्ल्ड में कितनी है, 2008 केजी। ठीक है, तो आप ये देखिए हमारे देश में कितनी कम कंजम्पशन है स्टील की। अगर स्टील होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब हम उससे ज्यादा डेवलपमेंट के कार्यों में लगा रहे हैं, है ना। जैसे पुल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उससे और डेवलपमेंट और ज्यादा प्रोग्रेस दर्शा रहा है वो हमारे देश की। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी कंजम्पशन है, जो सिर्फ 63 केजी पर एनम है, पर कैपिटा की बात हो रही है एक व्यक्ति की, और वर्ल्ड में अगर मैं उसके अगेंस्ट देखूं तो 208 केजी कंजम्पशन है, तो हमारे देश की तो कंजम्पशन पर कैपिटा कितनी कम है। तो ये क्यों इतनी कम है? क्योंकि हमारा देश इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम इतना यूज नहीं करते हैं, समझ आ रही है, क्योंकि और हमारे यहाँ पर इतना प्रोडक्शन भी नहीं होता आयरन ओर का, इसीलिए, और उसको हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे अगर जितना है तो मतलब डेवलपमेंट नहीं है। अगर इतनी डेवलपमेंट नहीं है तो इसीलिए पर कैपिटा कंजम्पशन भी जो है स्टील की भारत जैसे देश में लो है। इज दैट क्लियर? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे, दिस इज मिनी स्टील प्लांट। ये डिफरेंस आता है बेटे मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में डिफरेंस। तो इसके लिए मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। ये देखिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड मिनी स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं लार्ज होते हैं, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। देखिए एक्चुअली में होता क्या, हमारे देश में जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, देखिए अगर आपके हमारे देश में आयरन ओर की प्रोडक्शन अगर ज्यादा भी है, लेकिन हमने उसको स्टील में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे हमारे बड़े बड़े प्लांट्स इतने ज्यादा नहीं है। वही तो दर्शाएगा ना, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज्यादा हमारे यहाँ पर स्किल्ड लेबर होगी, कि किस तरीके से हम एफिशिएंटली जो है अपने आयरन ओर को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो ही तो डेवलपमेंट को दर्शाती है देश की। क्योंकि हमारा देश इतना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर इतनी पर कैपिटा कंजम्पशन भी इतनी ज्यादा नहीं शो हो रही। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हमारे देश में बहुत कम है, जहां पर मतलब ये जो सारा प्रोसेस है ना, कि किस तरीके से स्टील का प्रोडक्शन होगा, कि रॉ मटेरियल भी वहीं पर आएगा और स्टील का प्रोडक्शन भी होगा, रोलिंग शेपिंग सारे प्रोसेसेस एक ही एरिया में होंगे, एक ही प्लांट के उसमें होंगे, तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर मैं मिनी स्टील प्लांट की बात करूं, तो मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, दे हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस। यहां पर जो होते हैं, जैसे मैंने वहां पे बताया ना, वहां पे ब्लास्ट फर्नेस होते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है। ये स्क्रैप यूज करता है, काम इनका भी वही होता है, इनको भी जो है स्टील की शीट्स बनानी है या इनको जो है इनगॉट्स बनाने हैं, तो लेकिन स्मॉल स्केल पे होता है ये, वो बिग स्केल पे होता है।
ठीक है, इसके लिए मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड मिनी स्टील प्लांट के डिफरेंस आता है बेटे। 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैंने पहले जो आपको अभी जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट्स में जो ये टर्म्स आई हैं, उसमें मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होता है, उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था ना स्पॉन्ज आयरन। ये देखिए, ये स्पॉन्ज आयरन, इट इज ए रॉ फॉर्म ऑफ आयरन। ये भी आयरन होता है लेकिन इतना प्योर फॉर्म में नहीं है। स्पॉन्ज आयरन होता है। स्टील इनगॉट्स, स्टील इनगॉट्स मतलब कि जो आपने ये देखिए शेप देख लीजिए पहले कि आप, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, मतलब यहाँ पर भी आपने आयरन ओर को जो है, जब आप आयरन ओर को पिघलाते हैं, जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ब्लास्ट फर्नेस की, लेकिन मिनी स्टील प्लांट्स में जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होता है। ये सब अभी मैंने आपको शेप्स दिखा दी है। नेक्स्ट बेटे डिफरेंस अब हम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं ये लार्ज स्टील प्लांट्स होते हैं, जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं ये स्मॉल स्टील प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड में ये प्लांट जो है बेसिक रॉ मटेरियल यूज करते हैं। बेसिक जो आयरन ओर आता है ना, जो खदानों से निकलता है आयरन ओर, वो जाता है इन प्लांट्स में। लेकिन मिनी स्टील प्लांट यूज क्या करते हैं, ये स्क्रैप यूज करते हैं, बचा हुआ जो पार्ट होता है वो। ठीक है, जैसे होता क्या है, जैसे इंटीग्रेटेड, अभी इसके आगे मैं आपको फ्लो चार्ट भी अभी दिखाती हूँ। ये प्लांट जो है ये स्टील का स्क्रैप, बचा हुआ जो होता है स्टील, उसको यूज करते हैं, या स्पॉन्ज आयरन को यूज करते हैं स्टील बनाने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या लगा होता है, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है ना, ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है यहाँ पे। और मिनी स्टील प्लांट्स में इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होता है या इंडक्शन फर्नेस। They are usually concentrated near the source of raw material and market and also cater domestic and international demand. अगर हमें कोई सप्लाई भी करनी है, दूसरे देश में एक्सपोर्ट भी करना है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो होती है ये कौन मीट करता है, these all requirements are met by integrated steel plants. ठीक है, और ये जहां पर रॉ मटेरियल निकलेगा, जहां पर आयरन और निकलेगा, वहां पर ये प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये मुश्किल से हमारे देश में 10 हैं, 10 या 11 ही हैं। लेकिन मिनी स्टील प्लांट हमारे देश में 400 से 300-400 के करीब है, मतलब ये ज्यादा है। और ये दे आर डिसेंट्रलाइज सेकेंडरी यूनिट स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री टू मीट लोकल डिमांड्स। जो लोकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी मार्केट में, उनको जो है ये फुलफिल करते हैं मिनी स्टील प्लांट। अब देखिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सबसे पहले आयरन ओर आया। आयरन ओर जो है कहां पर गया, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं ये जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है वहां पर लगाए जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो है उन्होंने आयरन ओर से क्या बनाई, शीट्स बनाई। अब जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ये स्टील की शीट्स इनसे खरीदी। अब उन्होंने कुछ भी बनाया, कोई भी उन शीटों को यूज करके कुछ भी अपना उत्पादन करा, प्रोडक्शन करा। अब जब प्रोडक्शन करा तो कुछ स्क्रैप भी तो होगा ना, कुछ बच जाएगा सामान जिसको वो यूज नहीं कर सकते, जो उनके पास इतना वो नहीं है कि वो उसको यूज करें। तो वो क्या करेंगे, जो स्क्रैप प्रोड्यूस करेंगे ना जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, बिग मैन्युफैक्चरर्स, वो स्क्रैप कहाँ चला जाएगा, मिनी स्टील इंडस्ट्रीज में। मतलब उनसे जो है, आप ये सोच ले किसी कबाड़ी वाले ने खरीद लिया है, जो भी है, अल्टीमेटली वो मिनी स्टील इंडस्ट्रीज के पास वो स्क्रैप पहुंच गया। अब मिनी स्टील इंडस्ट्रीज ने उन स्क्रैप से इनगॉट्स प्रोड्यूस करे। इनगॉट्स मतलब कि वो जो कबाड़ था, जो बचा हुआ था, उसको ज्वाइन करके इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाइज किया, उसको ऐसी शेप दी, हार्ड करा कि ताकि उसको हम रखने में भी आसानी हो सके, ठीक है ना, और हम उसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर सके। तो इन्होंने क्या करा, ये इनगॉट सॉलिड फॉर्म में जो है स्टील को रखा, इनगॉट्स प्रोड्यूस करे। फिर या तो ये जो डोमेस्टिक, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, या तो वो इनगॉट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है ना, और अपनी इंडस्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल मतलब उनका कच्चा माल, उनको भी तो
जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी कुछ ऐसे बनाना है, जैसे आप सपोज कीजिए उनको प्लेट्स बनानी है स्टील की, दे ऑल्सो नीड्स रॉ मटेरियल। तो या तो उनको इनगॉट्स को यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, या फिर उन्होंने वो भी शीट्स ले लेंगे, ठीक है ना। और शीट्स कौन प्रोड्यूस करेगा? मिनी स्टील इंडस्ट्रीज। या तो वो मैंने अभी आपको बताया ना कि मिनी स्टील इंडस्ट्रीज ने स्क्रैप को खरीदा, उस स्क्रैप से या तो उन्होंने इनगॉट्स बनाया या उन्होंने शीट्स बनाई, ठीक है। और फिर शीट्स बनाई, वो शीट जो है कौन खरीद रहा है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर खरीद रहे हैं, या तो वो इनगॉट्स खरीद लेंगे, सॉलिड स्टील खरीद लेंगे, या फिर उनसे शीट्स खरीद लेंगे। अब उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कर लिया तो फिर स्क्रैप आया, फिर स्क्रैप जो कबाड़ बच गया वो फिर कहां चला जाएगा? अगेन इट विल गो टू मिनी स्टील प्लांट्स। गॉट माय पॉइंट? अभी मेरे हिसाब से डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये जो है बहुत कम है, दे आर वेरी लिमिटेड। ये जो होते हैं कंसेंट्रेटेड होते हैं जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है, यानी जहां पर आयरन ओर मिलता है, और मतलब जिसमें इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ओर। तो वहां पर ये कंसेंट्रेटेड होते हैं, लेकिन मिनी स्टील प्लांट जो है हमारे सारे देश में जो है फैल रखे हैं ये प्लांट्स, और ये हमारी लोकल डिमांड्स को फिल करते हैं। अब ये क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये हमारी जो है पब्लिक अंडर मतलब पब्लिक इंडस्ट्री है, दैट इज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक नंबर में का भी क्वेश्चन आ सकता है पब्लिक सेक्टर का। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 के टाइम पर चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। मतलब इंडिया और चाइना की तब जो कंडीशन थी, मतलब वो दोनों देश जो थे सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील उस टाइम पर प्रोड्यूस करा, लेकिन अब आज जो है, आज की जो कंडीशन है दैट इज कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का और कंज्यूमर भी है। मतलब अब इंडिया की ऐसी कंडीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि चाइना बहुत आगे निकल गया डेवलपमेंट में, लेकिन हमारा देश अभी इतना डेवलप्ड नहीं हो पाया, इसलिए चाइना जो है इतना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का इस टाइम पर, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। कंज्यूम भी सबसे ज्यादा चाइना में ही होता है स्टील का, क्योंकि स्टील है तो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं तो और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, ठीक है ना। मतलब डेवलपमेंट को दर्शा रहा है, इट इज द इंडेक्स दैट शोज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब हमारे देश में जो आयरन ओर जो है उसका उत्पादन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है कौन कौन सी स्टेट्स में बेसिकली लाया करता है? अगर आप देखें तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा एरिया, उड़ीसा का हिस्से में भी ये प्लेट्यू लाया करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है कंसंट्रेटेड है। अब फिर यही क्वेश्चन एक बन जाता है कि व्हाई आर मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। बार बार बता रही हूँ, ये क्वेश्चन 10 बार मैंने रिपीट भी करा है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई ये इंडस्ट्री यहाँ पर क्यों लाई कर रही है, तो आप खुद देखिए ना, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इंडस्ट्री वहीं पर बनाई जाती है जहां पर उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस रीजन में कुछ एडवांटेजेस होंगे ना, तभी तो वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है कंसंट्रेटेड हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर मिलता है। अगर मैं खदान के पास ही इंडस्ट्री को खोल लूंगी तो आसानी से ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, तो लो कॉस्ट में आयरन ओर मिल जाएगा मुझे, और हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल मिलता है, चीप लेबर है वहां पर, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ऐसी स्टेट्स में जो मैंने अभी आपको बताया वेयर द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन लाए, तो वो जो है वेस्ट बंगाल, आपको पता है उड़ीसा, तो वहां पर आपको चीप लेबर मिल जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, मार्केट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए जो है बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में कंसंट्रेट करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये बनता है कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट, बट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर फुल पोटेंशियल। फिर भी हम इतने अच्छे पोटेंशियल से नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट है,
और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉकिंग कोल, मतलब जो कोल की रिक्वायरमेंट है उसकी बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और हाई कॉस्ट है। लिमिटेड है तो नेचुरली महंगा ही बिकेगा। लोअर प्रोडक्टिविटी लेबर, मतलब लेबर जो है ठीक है आपको चीप लेबर मिल जाएंगे लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी नहीं है। इरेगुलर सप्लाई एनर्जी की और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे कारण है जिस वजह से हम जो है हमारी इंडस्ट्रीज इतनी फ्लरिश नहीं कर पा रही है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और हमें जो है गुड क्वालिटी का स्टील भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट मतलब जो हम दूसरे देश से लेते हैं टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि हम अपने देश में इतनी प्रोडक्शन ही नहीं होती स्टील की कि हम अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकें। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बनता है इसमें से कि आफ्टर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारवाद, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1991 में जो है हमने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली थी, लिबरल हो गए थे, मतलब हमने अपने जो लिमिटेशंस लगाई हुई थी ना, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई थी, वो हमने हटा दी थी। और जिस वजह से लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि अब डायरेक्ट दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है इस आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला है विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, मतलब पब्लिक और पब्लिक सेक्टर में ही नहीं आती हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी इस सेक्टर में जो है एंटर कर रहे हैं। But there is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. Competitively मतलब कि हमें जो है इतने अभी भी जो है इस सेक्टर में, मतलब इस स्टील बनाने में, प्रोड्यूस करने में अभी भी रिसर्च की बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी बताया हमको कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत हायर रहती है, लेबर भी जो है हमारे इतने एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, तो लेबर कॉस्ट भी हाई आती है और इतना एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इस एरिया में हमें जो है रिसर्च की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम स्टील को बहुत अच्छे से कंपिटेटिवली जो है हम उसको प्रोड्यूस कर सकें, मतलब हम कंपिटेटिव कर सके दूसरे देशों से, कि वहां पर जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारे देश में कंपैरेटिवली हायर आती है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो वेस्ट हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, मतलब प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में जो वेस्ट हो रहा है हम उसको मिनिमाइज कर सकें, हम एफिशिएंटली स्टील को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। इसकी बहुत जबरदस्त हमारे देश में अभी रिक्वायरमेंट है। अभी आयरन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो ये कट गया है, केमिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नॉट इन अवर कोर्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें गुड्स को इधर से उधर सप्लाई करना है तो ऑटोमोबाइल्स में क्या आएगा, ट्रक्स, बसेस, कार्स, ये सब आएगा। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट which led to the healthy growth of the industry including passenger car, 2 and 3 wheelers। आप सभी को पता है लिबरलाइजेशन से पहले क्या हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी कारें थोड़ी ना प्रोड्यूस होती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जो है आप कार्स देखो, एक से बढ़िया बढ़िया कारें जो है हमारे देश में मिलती है। तो ये इंडस्ट्री जो है लिबरलाइजेशन के बाद ज्यादा फ्लरिश करी है, और ये इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर मिलेगी आपको, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, इन सब जगहों पर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। The electronic industry cover a wide range of products from transistor sector to television, telephone, cellular, telecom, telephone exchange, radars, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ये सब आते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर्स, ये किस में चाहिए, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में चाहिए। और आपको पता है जो बेंगलुरु, आप पहले बेंगलोर बोलते थे, बेंगलुरु जो है इट इज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मिलेंगी, या टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिल जाती हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहां पर, मुंबई, दिल्ली, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है कंसेंट्रेटेड है। द मेजर इंडस्ट्री कंसेंट्रेशन जो है वो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और
पुणे में है, ठीक है। और इसी इंडस्ट्री में आप कितने सारे इंजीनियर जो है, ये एम्प्लॉयमेंट कितनी सारे लोगों को ये प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि या तो ये आएगा कि भाई पोल्यूशन के कारण बताओ, ठीक है, कि क्या कॉजेज हैं पोल्यूशन के, और दूसरा कि पोल्यूशन को हमने कैसे कंट्रोल में लेके आना है, हाउ टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करती हैं, अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा जो है देश में खुलती है, तो वो बेशक से डेवलपमेंट को दर्शाती हैं, लेकिन जब ये डेवलपमेंट होगी तो क्या कोई नुकसान नहीं होगा? इन्वायरमेंट को तो बहुत डिग्रेड करती है ये इंडस्ट्रीज, है ना, तो पोल्यूशन भी होगा। तो हमने जो है अब इन सब पोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में देखिए, एयर जो ये हवा है उसमें जो है ऑक्सीजन होती है जो हम इनहेल करते हैं, वो हमारे लिए अच्छी होती है। लेकिन जब एयर में ये सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें मिल जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एयर है वो पोल्यूट हो गई। तो ये 2 गैसेस, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एयर पोल्यूशन को सबसे ज्यादा जो है कॉज करने वाली कौन सी 2 मेन गैसेस हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 नंबर का क्वेश्चन कैन कम, ठीक है। अब एयरबोर्न पार्टिकुलेट जो मटेरियल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे डस्ट हो गई, स्प्रे हो गए, स्मोक। स्मोक कौन एमिट करता है? केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक्स जहां पर ये बनती हैं ईंटें, रिफाइनरीज या स्मेल्टिंग प्लांट। फॉसिल फ्यूल्स को एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर जब इन स्मेल्टिंग प्लांट्स में हम फॉसिल फ्यूल्स को हमने कोयला जलाया तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन ही तो होगा ना, एयर पोल्यूशन। और ये जो टॉक्सिक गैसेस जो होती है ये हमारी जो है बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, सभी को ये बातें पता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि हम इसमें लिखें क्या। तो इसीलिए आपको 2 मेन गैसेस को पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2-4 आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, मतलब 2-3 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न, कि हर एक पोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए मेन, कि मेरे को इसमें लिखना क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए जैसे वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या मतलब हुआ? देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट वो होते हैं जो, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है ना, तो उनका जो वेस्ट होता है वो भी ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके काम करती हैं, और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो केमिकल्स वगैरह यूज करती हैं। तो यहाँ पर वैसे ऑर्गेनिक वेस्ट वो होता है जो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो है उसको हम हटा भी सकते हैं। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मुझे पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट वो होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से मैं कंट्रोल में ला भी सकती हूँ, उस पर पोल्यूशन को कम भी कर सकती हूँ। लेकिन जो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, यानी जो केमिकल इंडस्ट्री जो डाई वाई वे सब क्या केमिकल बनाती हैं, डाई इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो केमिकल्स यूज करती हैं, इनको भी ये जो है पानी को बहुत ज्यादा खराब करते हैं, इनके वेस्ट जो होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको बिना ही कुछ ट्रीटमेंट करे, ऐसे पानी को जो गंदा पानी होता है उसको ये सीधा डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में। अब ऐसी मेन इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जिनसे कि जो भी उनका जो गंदा वेस्ट होता है जो रिवर्स में डंप करने की वजह से जो है पोल्यूशन फैलता है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे कि पेपर पल्प, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल। तो मैंने अभी आपको बताया ना, बच्चे को सबको पता है कि हाँ भाई पानी गंदा हो गया तो वाटर पोल्यूशन,
लेकिन जब बच्चा हम क्वेश्चन को लिखने लगते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कि अब हम इसमें लिखें क्या। तो आपको कुछ इंडस्ट्रीज के 3-4 एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसमें से लर्न करिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, सिंथेटिक केमिकल इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये सब जो है ऑर्गेनिक वेस्ट या इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है रिवर में बिना उसको ट्रीट करे उस पानी को, गंदे पानी को डिस्चार्ज करते हैं, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन फैलता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लाई ऐश। एक्चुअली क्या होता है, जैसे थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, वहां पर कोल को यूज करा जाता है। कोल को यूज करके जो है बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। तो वो जो ऐश जो बच गया कोल को जलाने से, वो उड़ जाती है और इधर उधर जम जाती है। तो फ्लाई ऐश, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। ये सारे जो होते हैं ये मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में, ठीक है। जिप्सम जो हो गया मतलब वो जम गया, ये कौन डिस्चार्ज कर रहा है, ये सारी इंडस्ट्रीज ही निकाल रही है। इसके बाद आता है हमारा थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है बेटे, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उन वहां से जो पानी निकलता है वो इतना गर्म होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में। तो ये लोग ना उस पानी को बिना ठंडा करे सीधा रिवर्स या पॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिस वजह से थर्मल पोल्यूशन होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है जो उस रिवर्स में या पॉन्ड्स में है, वो लोग एकदम, आप सोचिए अभी ठंडा पानी है और किसी इंडस्ट्री ने एकदम उबलने से भी बहुत हार्ड टेम्परेचर होता है, तो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले पानी को वो जब उस पानी में मिला देते हैं तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। मछलियां और भी जो एक्वेटिक जानवर है उनको जो है वो उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आप सोचिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कितना जबरदस्त गर्म पानी होगा। न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, कैसी कैसी बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। Soil and water pollution are closely related. Dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salt, garbage renders the soil useless. अब क्या है, आपने जो है कुछ वेस्ट पानी में ना फेंक कर ऐसे ही जमीन में डंप कर दिए, केमिकल्स डाल दिए, तो क्या होगा, अल्टीमेटली तो वो पानी में ही जाना है। होगा क्या, जब बारिश आएगी, बारिश आएगी तो रेन वाटर में उसमें वो केमिकल्स मिलेंगे उस सॉइल में, और फिर वो पोल्यूटेंट कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएगा, है ना। जमीन के अंदर पानी जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब बारिश आएगी तो रेन वाटर जो है परकुलेट करेगा टू द सॉइल, कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट कंटेमिनेटेड। तो अल्टीमेटली जो पोल्यूशन, तो देखिए जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो पोल्यूशन तो होना ही है, लेकिन हमें एफर्ट्स करने चाहिए, हम उस पोल्यूशन को जितना हो सके उसे कम करें, ठीक है। तो अब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अब आ गया नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, सिर्फ हमें, जब हम इतना ऊंचे आवाज में सुनते हैं तो क्या होगा, सिर्फ हमें इरिटेशन और गुस्सा ही नहीं आएगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि हमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हमें सुनाई देने में दिक्कत होने लग जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज करेगी, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, और भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज में इतनी मशीनरी जो इतनी तेज तेज आवाजें करती हैं, या जब ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, कोई फैक्ट्री बन रही है, कोई घर बन रहा है, तब मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, इनसे बहुत ज्यादा नॉइज होती है, और ये नॉइज जो है हाई ब्लड प्रेशर का बहुत जबरदस्त कारण है, हाइपरटेंशन का। अब ये मैंने आपको बताया कि 5 नंबर में ये आ सकता है कि पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको तो फिर चारों टाइप के पोल्यूशन बताने हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। लेकिन अब हमने अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से भी तो बचाना है ना, तो हम उस एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने होने से किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको पता है 1 लीटर अगर मैंने वेस्ट वाटर साफ पानी में डाल दिया ना, तो मेरा 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ जो मेरा
ड्रिंकिंग वाटर है ना, जो प्योर वाटर है वो खराब करेगा। मतलब 1 लीटर साफ फ्रेश वाटर में डालने से मेरा 8 गुना फ्रेश वाटर जो है ना खराब हो जाएगा हमारा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज जो है हमारे फ्रेश वाटर, आपको सभी को पता है पानी लिमिट में है, फ्रेश वाटर इज इन लिमिट, तो वो जो है अगर इतना कंटेमिनेट होता चला जाएगा तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको मैं जो है स्लाइड्स के थ्रू बताती हूँ। अब मैंने इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से कैसे रोकना है, तो मुझे कंट्रोल करने पड़ेगा वाटर पोल्यूशन को, कंट्रोल करना पड़ेगा एयर पोल्यूशन को, और कंट्रोल करना पड़ेगा नॉइज पोल्यूशन को। ठीक है, अब मुझे वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, सबसे पहला जो वे है, पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप सभी को पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, कि जो बारिश का पानी है उसको हमने वेस्ट नहीं होने देना, हमने उसको स्टोर करना है। ठीक है ना, ताकि हम जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारी, हम उसको फिलफिल कर सके। अब ये कैसे होता है, देखिए जो छतों से पानी आ रहा है वो पानी जो है हमने यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक लगा रखा है, स्टोरेज टैंक में वो फिल्टर भी लगा रखा है, तो जो छतों से पानी इकट्ठा हो रहा है वो फिल्टर होके इस टैंक में स्टोर हो रहा है। अब लेटर ऑन जब भी मुझे चाहिए, जब बारिश नहीं आ रही, तब मैं इस पानी को इस्तेमाल करूं, यानी पानी बर्बाद ना होने दो। जो रेन वाटर है हम उसको इवन पी भी सकते हैं, वो प्योर होता है। फर्स्ट रेन का नहीं, उसमें तो केमिकल्स होंगे, लेकिन 2-4 बार बारिश हो जाती है तो क्लीन होता है पानी रेनी सीजन के टाइम पर। तो अगर हम इतना अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट नहीं लगाएंगे अपने घरों में, तो क्या होगा, सारा रेन वाटर जो है बह जाता है, सारा पानी जो है वो बह जाता है और हमारे किसी काम में नहीं आता। दूसरा तरीका जो है कि हमें जो है रेगुलेट करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर को। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, इंडस्ट्रीज जो है उन पे कोई चेक नहीं है, वो जब जितना मन करता है ना, वो ग्राउंड मोटर लगा रखी होती है उन्होंने, और वो ग्राउंड वाटर को यूज करते रहते हैं। कोई उनपे वो नहीं है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता उनको रेगुलेट करने का। तो हमें ग्राउंड वाटर को भी जो है रेगुलेट करना है, तो हमें उनपे कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो जो है इतना नहीं कि जब मन करा कि ग्राउंड वाटर को वो यूज करते चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट, हमने मिनिमम यूज करना है पानी को। आप इंडस्ट्रीज में जो है बार बार, आपको पता है, ये मैंने आपको जब जूट इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ाया था, कि उसके जूट के प्रोसेसिंग में जो है बहुत सारा पानी जो है लगता है जूट इंडस्ट्री में। तो आप उस पानी को बार बार रीयूज करो ना, रीयूज करो वही पानी, या रिसाइकल करो, आप उसी पानी को साफ करो और फिर दोबारा से यूज करो। तो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर शुड बी डन, मतलब हमें पानी को मिनिमम यूज करना है। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे मोटर लगी और हमने ग्राउंड से पानी बार बार खींचते चले जा रहे हैं ग्राउंड वाटर के, तो वो भी नुकसान। अब जो बेटे ये वाला इसमें देखिए, जो थर्ड स्टेप है हमारा, जो थर्ड पॉइंट है, कि इसमें जो है हमने जो हॉट वाटर है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एकदम अपने गर्म पानी को, उबलते हुए पानी को ठंडा होने से पहले ही जो है रिवर्स या पॉन्ड्स में फेंक देते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो बहुत इफेक्ट होती है रिवर्स की। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, उन थर्मल पावर प्लांट्स को, उनको जो है पहले हॉट वाटर को ट्रीट करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स। ठीक है, एंड अनदर वे, जो हमारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है उनको हमें डिस्चार्ज करने से पहले ये 3 फेजेस हैं, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड देन टर्शरी ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, ताकि जो डिस्चार्ज हम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज कर रही हैं, जो उसमें भी जितनी भी गंदगी है वो कम से कम हो सके। ठीक है, जितना भी वो पॉल्यूटेंट्स जो फेंक रहे हैं रिवर्स में वो कम से कम हो सके। तो उसके लिए सबसे पहला जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट करना, जो भी रिवर्स में डिस्चार्ज करना है उसका पहले आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करो। कैसे, बाय मैकेनिकल बेसिस, मशीनों के थ्रू, कैसे, स्क्रीनिंग करके, छान के, ग्राइंडिंग, पीस के। कभी कभी ऐसा वेस्ट होता है जो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि आपने जो भी वेस्ट है आपका, जो
लिक्विड जो वेस्ट है उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और आप उसे फिर उस पानी को अलग कर लीजिए और वेस्ट को अलग से निकाल लीजिए। तो ग्राइंडिंग भी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसमें ग्राइंडिंग करना, स्क्रीनिंग मतलब पहले छानना, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। जो वेस्ट है उसको पीस लीजिए। वो वेस्ट इसलिए पीसना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ वेस्ट जो होते हैं ना वो चिपचिपे से होते हैं, वो छानने के बावजूद बाहर बाहर निकल जाते हैं, मतलब छन्नी में छन नहीं पाते। लेकिन अगर हम उसे पीस लेंगे तो हमारे नेक्स्ट जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उन वेस्ट को जो है रिमूव कर सकते हैं पानी में से। ठीक है, तो आपने वो जो पानी, जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं जो आपने डिस्चार्ज करने हैं, उसका पहले आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है बेटे? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, जैसे आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो है अपने वेस्ट को जो है खत्म करना है। ठीक है, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करा आपने उस गंदे पानी को, अब आप उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दीजिए ताकि वो जो है, जो ऐसे वेस्ट होंगे जिनको वो खा सकते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, वो फिर मतलब रिवर्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे आप, या तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू या कोई केमिकल डाल दीजिए, तो जो भी उसमें और गंदगी होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? जहां जो सी चिमनी है, जो स्मोक स्टैग्स हैं, जो आप फैक्ट्रीज में आप देखते हो एकदम काला जट धुआं निकल रहा होता है, तो आप उसी जो स्टैग्स हैं, स्मोक स्टैग्स पे आप कुछ लगा देना ताकि उस स्मोक जो है साफ होकर जितना भी उसमें गंदगी है वो फिल्टर हो जाए और फिर साफ गैस जो है वो इन्वायरमेंट में आए। तो इसके लिए भी इंडस्ट्रीज कुछ कुछ कर सकती हैं, जैसे कि वो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर लगा सकती है। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है बेटे? जो स्मोक होती है ना, उसको, उसमें कोई भी चार्ज हो सकता है, तो जो स्मोक है उसको आप नेगेटिवली चार्ज कर लो। ठीक है, मतलब एक ही चार्ज में कन्वर्ट कर लो, या आपने सबने साइंस में पढ़ा होगा। तो स्मोक को जो है नेगेटिवली चार्ज कर लो और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लेटें लगा लो, वो पॉजिटिव चार्ज की होंगी। अब जब आप ही सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। अब जो नेगेटिव चार्ज स्मोक है जब वो आगे बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो प्लेटें हैं उनके साथ टकराएगी। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स में, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव जब वो टकराएगी तो कुछ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो पार्टिकल्स जो होंगे ना, स्मोक के पार्टिकल्स, वो जब उसे चिपक जाएंगे तो हम उनको, इन पार्टिकल्स को अलग से निकाल कर रिमूव भी कर सकते हैं, और जो क्लीन हवा है वो हम फिर एनवायरमेंट में छोड़ दें। ठीक है ना, तो फैक्ट्रीज को जो है उनको स्मोक स्टैक्स के साथ फिट करना चाहिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स या फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक, ये तो सभी, ये तो घर में भी हम लोग यूज करते हैं कि कपड़े से हम छान रहे हैं, तो अब गंदी हवा आई, हमने फैब्रिक फिल्टर्स लगा रखे हैं इंडस्ट्री ने, तो उसने क्या करा, जो डर्टी गैस है उसमें जितना भी स्मोक है, जो भी उसमें पार्टिकल्स है, सॉलिड है या जो भी है, वो कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से हम उनको इकट्ठा कर लेंगे सॉलिड पार्ट को, और साफ हवा जो है वो वातावरण में छोड़ दी। या स्क्रबर्स लगाकर भी जो है ना, वो भी जो है डर्ट को अट्रैक्ट करते हैं। स्क्रबर आप यूज करते हैं ना, जो जूना जिसे कहते हैं, वो इंडस्ट्रीज का जूना अलग होता है, तो वो स्क्रबर्स यूज करके भी आप जो है स्मोक स्टैक्स में फिट करके आप जो है स्मोक में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं अलग से, और फिर हवा को बाहर निकलने देंगे, साफ हवा को। ठीक है, तो दीज आर द वेज टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, मतलब जो भी डर्टी स्मोक जो कि एलिमिनेट हो रही है, जो निकल रही है फैक्ट्रीज में से, उसको हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एयर पोल्यूशन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, और हम जो है फैक्ट्रियों में कोल ना यूज करके हम गैस का इस्तेमाल कर लें या ऑयल का इस्तेमाल कर लें, तो कोल जो है वो ज्यादा धुआं करता है, इससे भी जो है एयर पोल्यूशन रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, मतलब स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। तो इसके 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आता है नॉइज पोल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप ऐसे जनरेटर्स यूज कीजिए ना, आप पुराने टाइप के जनरेटर यूज करते हैं, नए टाइप के इंडस्ट्रीज को जनरेटर्स यूज करने चाहिए जिसमें साइलेंसर लगाओ जो इतना आवाज ही ना करे।
जब वो इतने आवाज ही नहीं करेंगे तो नॉइज पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा। रिडिजाइन करें मशीन को, मतलब मशीन को इस तरीके से रिडिजाइन करें ताकि उसकी एनर्जी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सके, उत्पादन भी, मतलब जो एनर्जी वो यूज करती है, प्रोडक्शन जो वो करती है, या जो फ्यूल जो यूज करती है, जो एनर्जी वो लेती है, वो भी एनर्जी भी कम ले और नॉइज भी कम करे। कहने का मतलब ये है कि हमने मशीन को रीडिजाइन करना है, पुरानी मशीनों को यूज नहीं करना, हमने मशीनों को रीडिजाइन करना है ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और नॉइज कम हो सके। इसके बाद ये मैंने इसमें जो ये फोटो लगाई है, ये नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल की फोटो है कि जो ये नॉइज को सोख ले, ऐसा मटेरियल लगा लीजिए अपनी इंडस्ट्री में, या जहां पर हैवी इंडस्ट्री आपने मशीन्स लगा रखी हैं वहां पर ऐसा कोई नॉइज मटेरियल लगा लीजिए। ठीक है, आई होप कि अभी आपको सबको क्लियर हो गया है। अब ये सारा जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो है हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब एक लेफ्ट जो टॉपिक है वो हमारा एनटीपीसी है। देखिए मैप जो है ना, इस चैप्टर में मैं मैप जो है सब एंड में कराऊंगी, आपको पूरी प्रैक्टिस दूंगी मैप्स की भी। अब एनटीपीसी कुछ एक एग्जांपल जो है हम आपको बता रहे हैं कि एनटीपीसी जो है उसने किस तरीके से जो है अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करा है। ठीक है, मतलब कौन से इसने एफर्ट्स करे हैं टू कंट्रोल द पोल्यूशन। ये थर्मल पावर प्लांट है, तो ये जो है इसको जो है एक आईएसओ सर्टिफिकेशन भी मिला है। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ईएमएस, मतलब इसने एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, मतलब इस तरीके से एनवायरमेंट को मैनेज करा है प्रॉपरली। तो इसने क्या एफर्ट्स करे हैं, ये थर्मल पावर प्लांट है हमारा। The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in place where it is setting up a power plants. ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन वैसे इतना ज्यादा ये पूछा नहीं गया लेकिन आ भी सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भी एनटीपीसी जो है क्या काम करती है, इसने कौन से ऐसे एफर्ट्स करे ताकि जो एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से इसने बचाया है। ठीक है, और ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये। अब सबसे पहले जो है जो इसने एफर्ट करा, डेट इज दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। जो मैंने अभी आपको ये बताया था कि हमें जो है एफिशिएंट टेक्निक्स यूज करनी है, लेटेस्ट टेक्निक्स, कि हमारी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की वो भी रेज हो सके, नॉइज भी कम हो सके। अभी मैंने बताया ना नॉइज सोल्यूशन में, ये वाला टॉप पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। तो इनका भी जो मेन एजेंडा है, मेन टारगेट जो है वो यही है कि ये जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज को, ताकि लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करके, ठीक है, और अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते रहते हैं। ये नहीं कि पुराने जमाने के जो है इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करते हैं। फिर ये अगला पॉइंट जो है इन्होंने जो एफर्ट करा वो ये है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन। इनका मेन टारगेट जो है वो ये है कि हमें जो है वेस्ट उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे करना है, ताकि हम जो भी ऐश जो हमने कोल बर्न करा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट में कैसे बिजली का उत्पादन होता है, कोल को जलाकर। तो ये जो ऐश है ना, जो उसमें से जब कोल जल जाता है तो क्या बच जाती है, राख बच जाती है। तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि जो मतलब वेस्ट जो हमारा हो रहा है वो मिनिमाइज हो सके। ये इनका मेन वो होता है कि भाई वेस्ट हमने इतना निकालना ही नहीं है, और अगर जितना निकलेगा उसको हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी करना है उस ऐश को। फिर ये बोलते हैं कि ग्रीन बेल्ट्स लगानी है, मतलब कि एफॉरेस्टेशन करनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। जितना हमने कोयले को जलाकर हम अपने इस एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, तो हमने उसकी जो है भरपाई कैसे करनी है, फॉरेस्टेशन करके, पेड़ लगाकर करना है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, रिड्यूस करा एनवायरमेंट पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यही मैंने आपको अभी बताया। ऐश वाटर रिसाइकलिंग मतलब जो ऐश वाला पानी है उसको रिसाइकिल करके, या जो ऐश पॉन्ड में जो जमा हो जाती है, देखिए राख जो है उड़ती है, हवा से उड़ती है,
फिर वो पानी में जमा हो गई या कहीं और जमा हो गई, तो उसको प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है ना। या जो ऐश वाला जो पानी है उसको रिसाइकिल करो भाई, दोबारा रीयूज कर लो उसी पानी को। तो इस तरीके से इन्होंने जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करी है। और रिड्यूस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को, मतलब जो लिक्विड वेस्ट है उसको रिसाइकिल करो, ये सब करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। मतलब प्रॉपर ये इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग कर रहा है, रिव्यूज कर रहा है एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। मतलब किस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट को ये मॉनिटर करता है। ये इसका काम है कि भाई हमारे जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट जो है इतना ज्यादा डिग्रेड नहीं होना चाहिए। पूरा मैनेजमेंट करता है उस चीज को लेकर, सारे अपने पावर स्टेशंस के लिए, ठीक है। बस दैट्स ऑल फॉर अवर चैप्टर। ये चैप्टर आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। जो मैंने आपको पीपीटीज दिखाई हैं, बहुत कोशिश करी है मैंने आपको मिनी पावर प्लांट और इंटीग्रेटेड पावर प्लांट में, स्टील प्लांट में डिफरेंस करने के लिए। फिर ये एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट्स का जो इन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट तो डिग्रेड होता ही है, आपने इंडस्ट्री लगाई तो एनवायरमेंट डिग्रेड होता ही है, लेकिन कुछ एफर्ट्स करे इन्होंने ताकि जो एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो वो कम से कम हो। इनके पास जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन भी है, किस लिए? फॉर ईएमएस, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंट को किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया है, ठीक है। ये आ भी सकता है क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से पॉसिबल मेजर्स दे टेक, ठीक है। तो आई होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू बच्चे।